नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार पर विचार करने की बात कही है। बिहार विधानसभा के बाहर गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात साफ है, सब कुछ तय हो ही गया है तो खुलेआम बेईमानी करनी है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है तो हम लोग चुनाव बॉयकॉट करने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी तो चुनाव का क्या मतलब रह गया। हम लोग मिलकर चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में एसआईआर विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पास कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में धांधली कराए जाने के 100% पुख्ता सबूत हैं। राहुल ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि यदि आयोग या इसके अधिकारी सोचते हैं कि वे इस धांधली से बच निकलेंगे तो वे गलत हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके पीछे पड़ेंगे और आप इससे बच नहीं पाएंगे। यह बयान संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते दौरान दिया गया, जब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया। उनके दावे के मुताबिक एक ही सीट पर हजारों नए वोटर जोड़े गए, जिनकी उम्र 45, 50, 60 और 65 साल है। राहुल ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में नए वोटर जो 18 साल से बहुत अधिक उम्र के हैं, अचानक कहां से आ गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि 18 साल से ऊपर के योग्य वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। राहुल ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सिर्फ एक सीट की जांच की और हमें यह धांधली मिली। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही खेल चल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी के पास इस वोट चोरी का पूरा सबूत है, जिसे वे सही समय पर जनता और चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी नीत महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सीटों के मोल भाव में अब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम भी शामिल हो गई है और उसने 12 सीटों की मांग रखी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेएमएम और आरजेडी में अनाधिकारिक तौर पर 243 सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों दलों के बीच इस बारे में अभी तक आधिकारिक बैठक नहीं हुई है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। उस समय जेएमएम के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। अब दबाव बनाने के लिए जेएमएम ने आरजेडी को झारखंड विधानसभा चुनाव की याद दिलाई, जिसमें हेमंत सोरेन ने आरजेडी को 6 सीटें और 1 मंत्री पद दिया था। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में जेएमएम को 34 सीटें, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 4 सीटें मिली थीं। इसके अलावा सीपीआई एमएलएल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। अब हेमंत सोरेन के एक सीनियर नेता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरजेडी के एहसान चुकाने का समय आ गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आरजेडी महागठबंधन में जेएमएम को शामिल करेगी और एक सम्मानजनक संख्या में सीटें भी देगी। जेएमएम के बिहार सचिव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी ने आरजेडी को 12 मजबूत सीटों की लिस्ट दी है, जिसमें तारापुर, बेलहर, कटोरिया, चकई, झाझा आदि शामिल हैं। थाईलैंड ने हाल ही में कंबोडिया के विवादित सैन्य ठिकानों पर F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर सैन्य कार्रवाई की। यह कदम तब उठाया गया जब थाई क्षेत्र में भारी गोलीबारी और रॉकेट से हमला किया गया। थाई सेना के उप प्रवक्ता ऋचा सुक्सुवानन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने योजना के अनुसार सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस दौरान 6 F-16 विमानों में से एक ने कंबोडियाई क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया। वहीं थाईलैंड ने दावा किया है कि कंबोडिया के साथ जारी संघर्ष के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि यह कोई नया विवाद नहीं है। दोनों देशों के बीच यह तनाव 12वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर प्रिय विहार को लेकर दशकों से जारी है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया था, लेकिन थाईलैंड के कुछ राष्ट्रवादी गुट इसे आज भी चुनौती देते हैं। मंदिर का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि कंबोडियाई राष्ट्रीयता और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा है। इसी क्षेत्र में बार बार सैन्य झड़पें हुई हैं। इससे पहले साल 2008, 2011 और अब 2025 में फिर से लड़ाई हो गई थी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रही सैन्य झड़प के बीच थाईलैंड के शिक्षा मंत्रालय ने कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। बैंकॉक स्थित समाचार आउटलेट थाई इंक्वायरर की रिपोर्ट के अनुसार रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे जाने के बाद सुरीन, सिसाकेत और पुरीराम में 582 स्कूल बंद कर दिए गए।
बताया जा रहा है कि खतरे वाले क्षेत्रों के बाहर स्थित कुछ स्कूलों का उपयोग अस्थायी आश्रयों के रूप में भी किया जा रहा है। इसी बीच दोनों देशों के बीच चल रही झड़प के बाद कंबोडियाई सीमा के पास थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत में एक पेट्रोल स्टेशन से धुआं निकलता देखा गया। झड़प के बीच थाईलैंड के राष्ट्रीय उद्यान महानिदेशक ने 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 2 राष्ट्रीय उद्यानों को सैनिकों के लिए खोलने का आदेश दिया है, ताकि वे कंबोडिया के हमले का जवाब देने के लिए इनका प्रयोग कर सकें। रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में एक यात्री विमान AN-24 क्रैश हो गया है। इस विमान में 6 चालक दल के सदस्यों सहित लगभग 50 लोग सवार थे, जिसमें 5 बच्चों की भी संख्या बताई जा रही है। सभी 50 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। यह विमान अंगारा एयरलाइंस का था और खबारोस्क से ब्लागोवेश्चेंस्क होते हुए टिंडा शहर की उड़ान भर रहा था। आईफेक्स के अनुसार लापता हुए रूसी यात्री विमान का मलबा पूर्वी अमूर क्षेत्र में पाया गया है और अधिक जानकारी का इंतजार है। ईडी ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों द्वारा की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं और पहले से जारी जांच में सामने आई ऑफशोर लेनदेन से जुड़ी है। अनिल अंबानी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नए नहीं हैं, वो खुद को दिवालिया भी बता चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनकी कंपनी को राफेल से जुड़ा काम सौंपा। अनिल अंबानी की कंपनी ने राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसाल्ट से समझौता किया, जिसके तहत राफेल का निर्माण भारत में किया जाना था। ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनिल अंबानी के आवासीय परिसर सहित लगभग 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह तलाशी अभियान मुख्य रूप से यस बैंक लोन फ्रॉड केस से संबंधित है। ईडी की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से 3000 करोड़ का लोन लिया गया, जिसे बाद में दूसरी कंपनियों में घुमा दिया गया। इतना ही नहीं, लोन पास कराने के लिए यस बैंक के अधिकारियों और प्रमोटर्स को रिश्वत देने की भी बात सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में आज देश भर में 48 से 50 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी को जांच में ये भी पता चला है कि यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को लोन देते वक्त अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोन से जुड़े सारे जरूरी कागजात बैकडेट में तैयार किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट से जुड़े बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 22 जुलाई को विस्फोट मामले में 12 अभियुक्तों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड्स, आप इस फैसले पर रोक लगाने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि दोषियों को दोबारा जेल में लौटने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उस पर रोक जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति NK सिंह की बेंच ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी प्रतिवादी रिहा हो चुके हैं और उन्हें दोबारा जेल भेजने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि SG की ओर से कानून के मुद्दे पर दी गई दलील को ध्यान में रखते हुए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस फैसले को मिसाल के तौर पर ना माना जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर अपील पर नोटिस भी जारी किया। यह मामला साल 2006 का है, जब मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 180 से अधिक लोगों की जान गई थी और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज गुरुवार को चौथा दिन है। कार्यवाही शुरू होने पर तेजस्वी यादव ने स्पीकर नंद किशोर से कहा कि आज फिर से SIR पर चर्चा हो, कल अधूरी रह गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल सदन में जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। हम लोग सब सदन में आते हैं इसीलिए ताकि हमारा राज्य आगे बढ़े। हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार SIR पर चुप्पी तोड़ें, आश्वासन दे कि किसी बिहारी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा। तेजस्वी ने कहा कि SIR में आधार और पैन कार्ड क्यों नहीं है। दस्तावेज पैसे लिए जा रहे हैं जो गरीबों के पास नहीं है। करोड़ों की संख्या में प्रवासी बिहारी मजदूर हैं। उन लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा। वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। बाबा साहेब का संविधान खतरे में है। मतदाता सूची से नाम काटकर वोटिंग अधिकार गरीबों से छीनने की कोशिश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है और SIR की प्रक्रिया ठीक नहीं है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी प्रशासन को $200 मिलियन यानी करीब 172 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी को अपने यहूदी छात्रों की सुरक्षा करने में विफल रहने के आरोप में ये भुगतान करना पड़ रहा है। यह समझौता राशि संघीय सरकार को 3 वर्षों में दी जाएगी, जिसकी घोषणा यूनिवर्सिटी की ओर से एक बयान में की गई और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। इसके बदले में सरकार ने मार्च में जिन $400 मिलियन की अनुदान राशि को रोका या खत्म किया था, उनमें से कुछ को वापस देने पर सहमति जताई है। बता दें कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे ट्रंप प्रशासन ने निशाना बनाया। उस पर आरोप था कि पिछले साल न्यूयॉर्क कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शन में यहूदी विरोधी घटनाओं को रोकने में वह नाकाम रही। हालांकि मार्च में यूनिवर्सिटी पहले ही व्हाइट हाउस की कुछ शर्तें मान चुकी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.